नमस्कार, जनमत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। जनमत यानी वो मंच जहां पर हम और आप मिलकर करते हैं उन खबरों की बात जो सीधे आपसे सरोकार रखती है, जो सीधे देश से सरोकार रखती है। और जब हम देश से सरोकार रखने वाली खबरों की बात करते हैं तो उसमें छिपी होती है राष्ट्र सर्वोपरि की भावना। तो इसी राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ जनमत की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं पड़ोसी की, उस पड़ोसी देश की जहां पर हिंदुओं पर अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बात बांग्लादेश की। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा का कहर थम नहीं रहा है। एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं और एक बार फिर से उसी कट्टर नफरत ने एक निर्दोष हिंदू की जान लेने की कोशिश की है। दरअसल ये मामला शरीयतपुर जिले का है, जहां एक हिंदू व्यापारी को भीड़ ने घेर कर बेरहमी से पीटा, चाकुओं से उस पर हमला किया गया और फिर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जलाने की कोशिश की गई। गनीमत रही कि पीड़ित ने आखिरी पलों में पास के ही तालाब में कूदकर अपनी जान बचा ली, अन्यथा इस व्यापारी के साथ भी वही होता जो दीपू दास के साथ हुआ था। जानकारी ये कह रही है कि यह घटना बुधवार 31 दिसंबर की रात करीब 9 बजे की है, जब कनेश्वर यूनियन के तिलोई इलाके की यह घटना बताई जा रही है। पीड़ित की पहचान खोकन चंद्र दास के रूप में हुई है, जिनकी उम्र 40 वर्ष बताई जा रही है, जो परेश चंद्र दास के बेटे हैं। खोकन चंद्र दास दामुदिया के केऊर भंगा बाजार में एक फार्मेसी के मालिक हैं और रोज की तरह ही वो दुकान बंद कर घर लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि जब खोकन चंद्र तिलोई क्षेत्र पहुंचे तभी बदमाशों के एक समूह ने, जिहादियों के एक समूह ने उन्हें रोक लिया। पहले उनके साथ गाली गलौज की गई और फिर लाठी और धारदार हथियारों से उन पर हमला बोल दिया गया। हमलावरों ने खोकन चंद्र के शरीर पर चाकू से कई वार किए। इसके बाद हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए उनके ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। आग की लपटों से घिरे खोकन चंद्र दास ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और पास में स्थित एक तालाब में छलांग लगा दी। पानी में कूदने से आग तो बुझ गई और उनकी जान भी बच गई, लेकिन चाकुओं की वार की वजह से वो बेहद गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने उन्हें गंभीर हालत में बाहर निकाला और तुरंत शरीयतपुर सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज अब भी जारी है। डॉक्टर ये कह रहे हैं कि उनके शरीर पर गंभीर जलने और चोटों के निशान हैं। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। स्थानीय हिंदू समुदाय में भारी डर है और आक्रोश भी है। फिलहाल हमले के पीछे का स्पष्ट मकसद और हमलावरों की पहचान की आधिकारिक पुष्टि तो अभी नहीं की गई है, लेकिन पुलिस ने जांच जरूर शुरू कर दी है और जांच के दौरान यह दावा किया है कि हमलावर बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि जब हमलावर अभी तक पकड़े नहीं गए तो फिर ठोस कार्रवाई कैसे होगी? यह घटना कोई अकेला मामला नहीं है। पिछले कुछ हफ्तों की अगर बात की जाए या बीते 1-2 महीने से लगातार अगर देखा जाए तो बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की कई दिल दहला देने वाली घटनाएं एक के बाद एक सामने आई हैं। 18 दिसंबर 2025 को दीपू चंद्र दास को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। इसके बाद उसके शव को पेड़ से बांधकर जला दिया गया। उस पर ईश निंदा का आरोप लगाया गया था। हालांकि इस आरोप की कोई स्वतंत्र पुष्टि तक नहीं हो पाई है। इसके बाद 25 दिसंबर का वो दिन जब एक और घटना अमृत मंडल व्यक्ति के साथ होती है। घटना में अमृत मंडल को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। अंतर्राष्ट्रीय आलोचना से बचने के लिए बांग्लादेश प्रशासन ने यह दावा किया कि अमृत मंडल एक अपराधी था और उसकी हत्या उगाही से जुड़े विवाद में हुई। हालांकि स्थानीय लोगों और मानवाधिकार संगठनों ने इस दावे पर सवाल खड़े किए। 29 दिसंबर को मेहराबारी इलाके में सुरक्षा ड्यूटी के दौरान वजेंद्र बिस्वास की भी गोली लगने से मौत हो गई और पुलिस ने आरोपी नोमान मियां को गिरफ्तार किया, जिसने दावा किया कि गोली मजाक में चल गई थी। इस बयान ने भी सुरक्षा व्यवस्था और अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। विशेषज्ञों और विश्लेषकों का मानना है कि बांग्लादेश में
हिंदुओं पर हमलों की ये लहर हालिया राजनीतिक उथल-पुथल के बाद तेज हुई है। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद हालात तेजी से बदले और इसके बाद उग्र छात्र संगठन और आंदोलनों के दबाव में मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाया गया। यूनुस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हैं, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री भी जरूर हैं, लेकिन सरकार संभालने के बाद उनके कई बयान भारत विरोधी रहे। और सबसे बड़ी बात जिसका जिक्र हम यहां पर कर रहे हैं कि शांति का नोबेल पुरस्कार, लेकिन यहां पर किस तरह से अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए बांग्लादेश अशांत हो चुका है, इस पर मोहम्मद यूनुस सरकार कोई भी स्पष्ट बात नहीं करती, सफाई नहीं दे पाती। दोनों ही देशों की अगर बात की जाए, भारत विरोधी इनके बयान कई बार माने गए जिसमें दोनों देशों के संबंध हो और बांग्लादेश के भीतर सांप्रदायिक संतुलन पर सवाल उठे। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा अब छिटपुट घटनाएं नहीं रही हैं, बल्कि एक खतरनाक पैटर्न बनती जा रही है। हमलों के बाद या तो कार्रवाई बेहद धीमी होती है या फिर मामले को दूसरे एंगल में मोड़ने की कोशिश की जाती है। शरीयतपुर की ताजा घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित है? क्या कानून का राज कायम है या भीड़ की हिंसा का मौन संरक्षण इसे भीड़ की हिंसा को, जिहादियों की हिंसा को मौन संरक्षण सत्ता का मिल रहा है? खोकन चंद्र दास की जान तो बच गई, लेकिन उनका मामला उन सैकड़ों सवालों को छोड़ गया जिनका जवाब आज भी बांग्लादेश की सत्ता और बांग्लादेश की व्यवस्था को देना बाकी है। अन्यथा बांग्लादेश हिंदुओं के लिए नर्क बनता जा रहा है। अब आइए आगे बात करते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं की जो हालात है वो दुनिया देख रही है, लेकिन इन सब के बीच बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से, बांग्लादेशी रोहिंग्याओं की वजह से भारत में क्या हालात पैदा हो रहे हैं, इसका उदाहरण भी अब आपको इस खबर के माध्यम से देते हैं। दरअसल ये खबर पिपरी चिंचवड़ शहर से है, जहां अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों को लेकर एक गंभीर मामला सामने आया है। औद्योगिक नगरी के रूप में पहचाने जाने वाले पिंपरी चिंचवड़ के MIDC इलाके से 4 संदिग्ध बांग्लादेशी घुसपैठियों को हिरासत में लिया गया। इन चारों को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पकड़कर MIDC पुलिस के हवाले किया। जानकारी ये कह रही है कि ये चारों आरोपी अपनी असली पहचान छिपाकर शहर में रह रहे थे और खुद को हिंदू बताकर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बनाने का काम कर रहे थे। इस संदिग्ध गतिविधि की सूचना सामाजिक कार्यकर्ता ये रह तो रहे थे, क्योंकि इन संदिग्धों ने नाम बदला था और इसीलिए इनकी जानकारी कार्यकर्ता रवि भिलारे को मिली, जिसके बाद उन्होंने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को साथ लेकर इन पर नजर रखी। जांच के दौरान संदेह पुख्ता होने पर चारों को पकड़ा गया। तलाशी और प्राथमिक पूछताछ में इन चारों के पास से फर्जी आधार कार्ड और अन्य फर्जी पहचान पत्र भी बरामद हुए। इसके बाद उन्हें पिंपरी चिंचवड़ के MIDC पुलिस थाने में पुलिस के हवाले किया गया। पुलिस पूछताछ में प्राथमिक जांच के आधार पर चारों के बांग्लादेशी होने की पुष्टि हुई है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार चारों व्यक्तियों के पास उपलब्ध दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है। ये भी जांच की जा रही है कि उनके पास वैध पासपोर्ट, वीजा या भारत में रहने की कोई कानूनी अनुमति है भी या नहीं। साथ ही ये भी पता लगाया जा रहा है कि वो कब और किस रास्ते से भारत में दाखिल हुए। जो घुसपैठ की बात लगातार हो रही है, जिस पर राजनीतिक गरमाई हुई है, 2026 में पश्चिम बंगाल में घुसपैठ को लेकर जो सबसे बड़ा मुद्दा गरमाता जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसी रास्ते से ये बांग्लादेशी घुसपैठिए इस कदर घुसाए कि वो पिंपरी चिंचवड़ तक पहुंच चुके हैं। MIDC पुलिस ने संकेत दिए हैं कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और यदि आरोप साबित होते हैं तो विदेशी नागरिक अधिनियम और अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला भी जरूर दर्ज किया जाएगा। फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि कहीं इस अवैध घुसपैठ के पीछे कोई संगठित नेटवर्क तो काम नहीं कर रहा। मामले के सामने आने के बाद इलाके में फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो चुकी हैं और साथ ही साथ जो पिपरी चिंचवड़ के रहने वाले निवासी हैं वो भी पूरी तरह से सतर्क हो चुके हैं, क्योंकि घुसपैठ
पूरी तरह से देश को घुन की तरह खा रहा है। पिंपरी चिंचवड MIDC में कैशवेयर नेट बोल की कंपनी है। वहाँ हमको खबर मिली कि दो रोहिंग्या काम कर रहे हैं। तो हमने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के माध्यम से उनको धर दबोचा और हमने पिंपरी चिंचवड पुलिस आयुक्तालय में उनको दे दिया है। अभी वो लोग उनको बांग्लादेश में रवाना करेंगे। हम लोग राष्ट्र प्रथम ये माध्यम से चल रहे हैं, इसलिए हमने ये काम किया है। उनके पास आधार कार्ड था, वो लोग ने यहाँ का ID बनाया था और हमको खबर मिली थी कि यहाँ पे बांग्लादेशी काम कर रहे हैं, इसलिए हमने वहाँ पे जाके हमारे विश्व हिंदू परिषद के जो दोस्त हैं, बजरंग दल के जो हमारे दोस्त हैं, वो लोगों को हमने बताया और हमने उनको धर दबोचा। तो एक तरफ ये घुसपैठिए जो देश के लिए खतरा बनते जा रहे हैं, ऐसे घुसपैठियों को चुन चुन कर खदेड़ने की जरूरत है। और इन सब के बीच अब उस खबर की तरफ आपको ले चलते हैं जो कई सवाल खड़े करता है इस लिहाज से कि अगर किसी शहर को लगातार 8 सालों तक स्वच्छ शहर होने का सम्मान मिलता रहे, दुनिया में उस शहर की चर्चा हो और उस शहर के लोग ही दूषित पानी पीने से अगर काल के गाल में समा जाए, उनकी मृत्यु हो जाए, तो सवाल खड़े होते हैं। मध्य प्रदेश से भी ऐसी खबर इंदौर से आई। मध्य प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर कहलाने वाला इंदौर, जो इन दिनों अपनी उपलब्धि के लिए नहीं बल्कि भयानक स्वास्थ्य संकट को लेकर सुर्खियों में है। शहर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पेयजल की आपूर्ति ने ऐसा कहर बरपाया कि अब तक 1-2 नहीं बल्कि 14 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब अभी भी बताया जा रहा है कि करीब 200 से अधिक लोग बीमार हैं और अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। हालात इतने गंभीर हैं कि बीमार पड़ने वालों में बड़ी संख्या में छोटे बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं। इस घटना ने नगर निगम, जल कार्य विभाग और पूरे प्रशासनिक तंत्र की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। भागीरथपुरा के स्थानीय निवासियों का कहना है कि पिछले करीब 2 हफ्तों से नल से बदबूदार पानी और गंदा पानी आ रहा था। कई बार इसकी शिकायत नगर निगम और संबंधित अधिकारियों से भी की गई, लेकिन हर बार आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। लोग मजबूरी में वही गंदा पानी पीते रहे और उसी का परिणाम अब सामने है। पहले उल्टी, दस्त, बुखार और पेट दर्द की शिकायतें सामने आई और फिर अचानक मौतों का सिलसिला शुरू हो गया। जांच में सामने आया कि इलाके में पुलिस चौकी के पास बने सार्वजनिक शौचालय के नीचे मुख्य पेयजल पाइपलाइन में लीकेज था और इसी लीकेज के चलते सीवर का गंदा पानी सीधे पीने के पानी की लाइन में मिल गया। आश्चर्य की बात तो यह है कि शिकायतें मिलने के बावजूद समय रहते न तो पाइपलाइन की जांच की गई और न ही पानी की सप्लाई रोकी गई। जब तक प्रशासन हरकत में आता तब तक कई परिवार अपनों को खो चुके थे। इस गंभीर संकट के बीच मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे और सभी मरीजों के लिए मुफ्त इलाज की घोषणा की। उन्होंने मामले की जांच के आदेश भी दिए। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि मुआवजा उनकी अपूर्णीय क्षति की भरपाई नहीं कर सकता है। उनका सवाल साफ है कि जब समय रहते कार्रवाई होती तो क्या ये मौतें रोकी नहीं जा सकती थी। गुस्से और आक्रोश के बीच एक और मुद्दे ने आग में घी डालने का काम किया। इलाके के पार्षद कमल वाघेला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो एक गार्डन में झूला झूलते हुए बेफिक्र नजर आ रहे हैं। जिस वक्त इलाके में लोग अपने बच्चों और परिजनों को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए इधर उधर भटक रहे थे, उस वक्त जनप्रतिनिधि का ये रवैया लोगों को नागवार गुजरा है। इतना ही नहीं, जल कार्य प्रभारी और MIC सदस्य बबलू शर्मा की तस्वीर भी सामने आई। बताया जा रहा है कि शनिवार को उन्होंने एक निजी आयोजन में भोज रखा, जहां वो मेहमानों को भोजन परोसते दिखाई दिए। जब इलाके में दूषित पानी से लोगों की परेशानी बढ़ रही थी, उनकी जान जा रही थी, उस समय इस तरह के आयोजनों ने प्रशासन की संवेदनहीनता को उजागर किया। सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। सवाल उठ रहे हैं कि जब नगर निगम का जल कार्य विभाग स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने का दावा करता है तो फिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई? क्या शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया गया?
या फिर सिस्टम पूरी तरह से सुस्त हो चुका है? फिलहाल प्रशासन ने प्रभावित इलाके में पानी की सप्लाई बंद कर दी है और टैंकर से साफ पानी पहुंचाया जा रहा है। उधर पाइपलाइन की मरम्मत का काम भी शुरू कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर सर्वे कर रही हैं और बीमार लोगों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। बावजूद इसके लोगों के मन में डर है और असुरक्षा का भाव बना हुआ है। इंदौर, जो कभी स्वच्छता का मॉडल माना जाता था, आज उसी सिस्टम की लापरवाही का शिकार बन गया है। ये घटना सिर्फ एक इलाके की नहीं, बल्कि पूरे प्रशासनिक ढांचे के लिए एक कड़ा और बड़ा सबक है। तो सिस्टम की लापरवाही ने 14 लोगों की जान ले ली। हालांकि सरकार इसे लेकर पूरी संजीदगी दिखाते हुए लगातार ये कह रही है कि 3 तो जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल लोग थे, जो कर्मचारी थे, जो अधिकारी थे, उन्हें सस्पेंड किया गया है। लेकिन आगे भी जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जिनकी लापरवाही से ये हुआ है, उनके खिलाफ कड़े से कड़े एक्शन जरूर लिए जाएंगे। इन सब के बीच एक्शन की बात की जाए तो दिल्ली में भी एक एक्शन देखने को मिला जंतर मंतर पर। एंजल चकमा को न्याय दिलाने के लिए, वो एंजल जिनकी मृत्यु हो गई नस्लीय भेदभाव में, उन्हें न्याय दिलाने की मांग को लेकर चल रहे शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में राजनीतिक मौजूदगी भी यहां पर देखने को मिली। असम से कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ एकजुटता दिखाई। गौरव गोगोई ने छात्रों से बातचीत की और उन्हें भरोसा दिलाया कि वो एंजल चकमा मामले को आगामी संसद सत्र में मजबूती से उठाएंगे। उन्होंने कहा कि देश में खासतौर पर पूर्वोत्तर के लोगों के खिलाफ नस्लवाद और भेदभाव की घटनाएं चिंताजनक है। इन्हें रोकने के लिए एक ठोस और प्रभावी कानून की जरूरत है। राष्ट्रीय स्तर पर एंटी रेसिज्म कानून लाने की दिशा में पहल करने की बात भी कही गई। एंजल चकमा पूर्वोत्तर भारत के एक युवा छात्र थे, जिनकी मौत कथित तौर पर नस्लीय पूर्वाग्रह से प्रेरित हमले के बाद हुई। इस घटना ने एक बार फिर देश में पूर्वोत्तर के लोगों की सुरक्षा, सम्मान और समान अधिकारों को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। प्रदर्शन कर रहे छात्र और सामाजिक संगठन नस्लीय हिंसा और हेट क्राइम्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। साथ ही एंजल मामले में त्वरित, निष्पक्ष और पारदर्शी न्याय की अपील की जा रही है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि केंद्र सरकार देश भर में नस्लवाद के खिलाफ स्पष्ट और कड़ा कानून बनाए। जंतर मंतर पर जारी ये विरोध प्रदर्शन पूरी तरह से शांतिपूर्ण बना हुआ है। छात्र हाथों में तख्तियां लेकर न्याय, समानता और मानवीय गरिमा की मांग कर रहे हैं। मैं इस वक्त जंतर मंतर नई दिल्ली पर मौजूद हूँ। नॉर्थ स्टूडेंट सोसाइटी दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया। एंजल चकमा के लिए इंसाफ की मांग को लेकर। एंजल चकमा त्रिपुरा, नॉर्थ ईस्ट इंडिया से आने वाले एक युवा स्टूडेंट थे, जिनकी मौत एलिजिडली एट रेशियल अटैक की बात हुए। ये घटना सिर्फ एक इंडिविजुअल केस नहीं है, बल्कि देश के कई हिस्सों में नॉर्थ ईस्ट के लोगों के खिलाफ हो रहे रेसिज्म और डिस्क्रिमिनेशन की एक कड़वी सच्चाई को उजागर करती है। इस प्रोटेस्ट के जरिए स्टूडेंट्स रेशियल वायलेंस और हेट क्राइम्स की निंदा कर रहे हैं और एंजल चकमा केस में स्विफ्ट और ट्रांसपेरेंट जस्टिस की मांग कर रहे हैं। साथ ही वो सरकार और अथॉरिटीज से मजबूत कानूनी और सामाजिक कदम उठाने की अपील कर रहे हैं, ताकि नॉर्थ ईस्ट के लोगों की सुरक्षा, सम्मान और बराबरी सुनिश्चित की जा सके। प्रोटेस्ट पूरी तरह शांति है। स्टूडेंट्स प्ले कार्ड्स के साथ इंसाफ और इक्वालिटी के नारे लगा रहे हैं। ऑर्गेनाइजर्स का कहना है कि ये आवाज सिर्फ एंजल चकमा के लिए नहीं, बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए है। जंतर मंतर नई दिल्ली से मैं तुझे तालना को सुदर्शन न्यूज चैनल के लिए कैमरा पर्सन जितेंद्र पाल के साथ। और इधर बात बिजनौर के धामपुर क्षेत्र की करते हैं, जहां सरकड़ा चक्राजमल गांव में एक मंदिर में तोड़फोड़ की गई है। असामाजिक तत्वों ने बाबा इमली वाले मंदिर चौक पर स्थापित शिवलिंग और नंदी की मूर्ति को खंडित कर दिया। इस घटना से ग्रामीणों में रोष फैल गया। सूचना मिलते ही ग्रामीणों और पुलिस ने सूझबूझ से स्थिति को नियंत्रित किया।
खंडित मूर्तियों को विधिवत रूप से हरिद्वार ले जाकर विसर्जित किया गया। ग्रामीणों ने बताया कि जल्द ही उसी स्थान पर नए शिवलिंग और नंदी की मूर्ति स्थापित की जाएगी। घटना के बाद कोतवाली पुलिस सक्रिय हो गई है। पुलिस असामाजिक तत्वों की तलाश में गांव में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। पुलिस का कहना है कि दोषियों को जल्द चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल गांव में शांति व्यवस्था बनी हुई है और ग्रामीणों ने प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इधर अब आपको लिए चलते हैं छत्तीसगढ़, जहां पर दुर्ग जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां पैसों की तंगी और कर्ज के बोझ से दबे ग्रामीण दंपति ने नकली नोट छापने का रास्ता अपना लिया। अब बताइए, तंगी है तो फिर नकली नोट छापने का रास्ता अपने आप में ही अजीब कहानी है। ये पूरा मामला तब उजागर होता है जब साप्ताहिक बाजार में चलाए गए नकली 500 रुपए के नोटों ने दुकानदारों को शक में डाल दिया। पुलिस तक ये बात पहुंची। जानकारी के अनुसार ये घटना दुर्ग जिले के अभनपुर क्षेत्र के सोनपैरी गांव की है। यहां रहने वाले अरुण कुमार तुरंग और उनकी पत्नी राखी तुरंग रोजमर्रा की जरूरतों और पुराने कर्ज से परेशान थे। दोनों के पास काम तो था, लेकिन आमदनी इतनी नहीं थी कि घर का खर्च, बच्चों की जरूरतें और कर्ज की किश्तें एक साथ संभाली जा सके। धीरे धीरे आर्थिक दबाव मानसिक तनाव में बदल गया और इसी तनाव में उन्होंने अपराध का रास्ता चुन लिया। पुलिस पूछताछ में आरोपी अरुण ने बताया कि उसने YouTube पर नकली नोट बनाने की वीडियो देखे थे। शुरुआत में उसे ये तरीका बेहद आसान लगा। पहले उसने 500 रुपए के नोट की फोटो कॉपी की, फिर एक कलर प्रिंटर मंगवाया। अच्छी क्वालिटी के पेपर पर नोट प्रिंट किए गए। उसके बाद उन्हें सावधानी से काटा गया ताकि वो असली नोट जैसे दिखे। इसके बाद ये नकली नोट सीधे बाजार में चलाने की योजना बनाई गई। आरोपियों ने गांव और आसपास के इलाकों में लगने वाले साप्ताहिक बाजार को निशाना बनाया, जहां भीड़ ज्यादा होती है और छोटे दुकानदार जल्दी में नोटों की गहराई से जांच नहीं कर पाते। शुरुआत में कुछ नोट चल भी गए, जिससे आरोपियों का हौसला बढ़ गया। लेकिन जल्द ही एक दुकानदार को नोट की क्वालिटी पर शक हुआ। उसने अन्य दुकानदारों को सतर्क किया और इसकी पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने सक्रियता दिखाई और जांच के बाद अरुण कुमार तुरंग और उसकी पत्नी राखी तुरंग को हिरासत में लिया गया। उनके घर की तलाशी के दौरान पुलिस को कलर प्रिंटर, नकली 500 रुपए के नोट, कागज और अन्य सामग्री बरामद हुई। पूछताछ में दोनों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक जांच में साफ हुआ है कि आरोपी लंबे समय से आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कानून हाथ में लेंगे। पुलिस ने दोनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं और नकली मुद्रा से जुड़े गंभीर अपराधों में मामला दर्ज कर लिया है। छत्तीसगढ़ ही आपको लिए चलते हैं, जहां छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित राम मंदिर परिसर में आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक परम पूजनीय डॉक्टर मोहन भागवत जी की उपस्थिति में एक सामाजिक सद्भाव बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में हिंदू समाज के विभिन्न वर्गों, समाज और संगठन के प्रमुख पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक का मुख्य उद्देश्य हिंदू समाज में एकता, सामाजिक समरसता और राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखने का संदेश देना था। सरसंघचालक मोहन भागवत जी ने उपस्थित समाज प्रमुखों से आह्वान किया कि वो जाति, वर्ग और सामाजिक भेदभाव से ऊपर उठकर राष्ट्र निर्माण के लिए एकजुट होकर कार्य करें। बैठक में विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया गया कि हिंदू समाज के भीतर आपसी समन्वय और सहयोग को मजबूत किया जाए, ताकि सामाजिक ताने बाने को सशक्त किया जा सके। उन्होंने कहा कि राष्ट्र हित सर्वोपरि है और इसी भावना के साथ समाज को आगे बढ़ना चाहिए। इस अवसर पर क्षत्रिय समाज से जुड़े पदाधिकारियों ने बताया कि बैठक के दौरान संवाद बेहद महत्वपूर्ण रहा और सकारात्मक चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि आरएसएस जिस राष्ट्र हित सर्वप्रथम के उद्देश्य को लेकर कार्य कर रही है, उस दिशा में समाज के सभी वर्गों को संगठित होकर आगे बढ़ना चाहिए। क्षत्रिय समाज के पदाधिकारियों के अनुसार बैठक में रखे गए विचार और सुझाव
केवल चर्चा तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि आने वाले दिनों में इसका प्रभावी और जमीनी स्तर पर असर भी स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने आज राजधानी रायपुर के राम मंदिर के महर्षि वाल्मीकि सभागृह में सामाजिक बैठक ली है और इस बैठक को सामाजिक सद्भाव का नाम दिया गया था। हमारे साथ कुछ समाज के लोग हैं, उनसे बात करें किस प्रकार से बैठक में रूपरेखा बनाई गई, क्या कुछ बातें हुई हैं। बताइए, आप लोग भी सामाजिक सद्भाव की बैठक में शामिल हुए हैं, आपके समाज के भी कई लोग शामिल हो गए, क्या कुछ संदेश देने का प्रयास किया गया आरएसएस के सरसंघचालक जी के द्वारा? जय सिया राम। आज आरएसएस के प्रमुख सरसंघचालक मोहन भागवत जी का उद्बोधन हुआ सभी समाज को लेकर, और उनके पहले समाज के लोगों ने भी अपने विचार रखे। और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि सामाजिक सद्भावना, सभी समाज में कहीं कोई ऊंच नीच नहीं है, सबको आपस में मिलजुल कर रहना है, सभी समाज के लोगों को अपना मित्र बनाना है, एक साथ इकट्ठे होकर भोजन करना है, और एक सामाजिक समरसता कि हम पूरे प्रदेश में दे सके, यही इस सद्भाव बैठक का मुख्य उद्देश्य था। ये आरएसएस जिस प्रकार से राष्ट्रीय सर्वोपरि को लेकर काम करती है और हिंदू धर्म को एक साथ लाने की बात करती है, क्या लगता है कि ऐसे बैठकों के आयोजन होने से जो हिंदू धर्म के सभी समाज के लोग एक साथ आ पाएंगे? बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। सद्भावना जिसका नाम है, सद्भावना में समरसता समानता की बात है और सबको मिलजुल करके रहना चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र जी ने मानव के लिए, जीव जंतु के लिए, सबके लिए एक प्रेम भाव रखा है। आरएसएस भी वही करता है। आरएसएस किसी का विरोध नहीं करता, स्व प्रेरणा से स्वस्फूर्त होकर के अपने समाज, अपने प्रेम और अपने भाईचारा को पल्लवित करता है। निश्चित रूप से बड़ी अच्छी सफलता है और ऐसा होना भी चाहिए, तभी भारत विश्व गुरु बन सकता है और राष्ट्रीय संदेश जाएगा और पूरे सब में एकता स्थापित हो। क्या लगता है जिस प्रकार से आज बैठक संपन्न हुई है, हिंदू धर्म के सभी समाज के लोगों को बुलाया गया था, आपसी सामाजिक सौहार्द बनाने की कोशिश की गई है, कितना कारगर सिद्ध होगा? आने वाले दिनों में जमीनी स्तर पर कितना ये अच्छा साबित होगा? ज़मीनी स्तर पे निश्चित तौर से बहुत बड़ा इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इसमें ऊंच नीच का कहीं कोई भेदभाव वाली बात नहीं। हर समाज के लोग आएंगे और सब मिलजुल करके अपने भावना को बताएंगे और सब तो पर बैठक काफ़ी अहम थी। और जिस प्रकार से सरसंघचालक जी ने कहा है कि हिंदू धर्म के जितने भी समाज के लोग, उनको बंटना नहीं है, उनको एक साथ रहना है। बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और सभी लोग इस संवाद का काफ़ी तारीफ भी कर रहे हैं। कैमरामैन योगेंद्र साहू के साथ प्रमोद मिश्रा, सुदर्शन, रायपुर, छत्तीसगढ़। और आइए अब उस खबर की बात करते हैं जो ट्रेन से यात्रा करने वाले लोगों के लिए बेहद खास है। अगर आप ट्रेन से यात्रा करते हैं तो आपके लिए ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बुलेट ट्रेन जल्द ही रफ्तार पकड़ती हुई नजर आएगी। बुलेट ट्रेन को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी है कि उन्होंने बताया है कि बुलेट ट्रेन 15 अगस्त 2027 तक तैयार हो जाएगी। ये ट्रेन सबसे पहले गुजरात के सूरत से वापी के बीच दौड़ेगी। ट्रेन सेवा पहले सूरत से बिलीमोरा के बीच सेवा शुरू होगी। इसके बाद वापी से सूरत का सेक्शन खुलेगा। फिर वापी से बुलेट ट्रेन अहमदाबाद तक चलेगी। इसके बाद ठाणे से अहमदाबाद का सेक्शन शुरू हो जाएगा और अंत में मुंबई से अहमदाबाद तक पूरी बुलेट ट्रेन सेवा शुरू हो जाएगी। भारतीय रेलवे के इतिहास में जल्द ही एक नया अध्याय जुड़ने वाला है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को यह घोषणा की कि 15 अगस्त 2027 को देश को पहली बुलेट ट्रेन मिल जाएगी। अश्विनी वैष्णव ने मजाकिया लहजे में कहा कि आप अभी से बुलेट ट्रेन की टिकट खरीद लीजिए। साथ ही उन्होंने बताया कि सूरत और अहमदाबाद में रोलिंग स्टॉक डिपो का भी निर्माण जारी है। गुजरात के सभी स्टेशन पर सुपर स्ट्रक्चर का काम भी उन्नत चरण में है। महाराष्ट्र के तीनों एलिवेटेड स्टेशनों पर भी काम शुरू हो चुका है। विरार और बोईसर बुलेट ट्रेन स्टेशनों पर रेल स्लैब कास्टिंग जारी है। उधर मुंबई के अंडरग्राउंड स्टेशन पर स्लैब कास्टिंग का काम भी प्रगति पर है। गुजरात में बुलेट ट्रेन का काम काफी हद तक आगे बढ़ चुका है। अश्विनी वैष्णव के तरफ से ये बताई गई तारीख जो 15 अगस्त 2027 की है, उनके अनुसार बुलेट ट्रेन गुजरात में अगले विधानसभा चुनावों से ठीक पहले दौड़ेगी। रेल मंत्री कई बार गुजरात में बुलेट ट्रेन के काम की प्रगति जांच चुके हैं।
पीएम मोदी भी बुलेट ट्रेन के काम की प्रगति को देख चुके हैं। पिछले साल नवंबर में ही प्रधानमंत्री मोदी ने अपने गुजरात दौरे के दौरान मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की प्रगति का भी जायजा लिया था। इसके लिए पीएम मोदी सूरत बुलेट ट्रेन स्टेशन पहुंचे थे, जहां उन्होंने काम में लगे इंजीनियरों और कर्मचारियों से बातचीत भी की थी। इससे जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें पीएम मोदी सूरत स्टेशन पर काम की बारीकी से जांच करते हुए नजर आए थे। इस दौरान उन्होंने इंजीनियर्स और कर्मचारियों से बातचीत की। उन्होंने पूछा कि काम में किसी तरह की परेशानी तो नहीं आ रही और प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए किस तरह से काम किए जा रहे हैं। इस दौरान कर्मचारियों ने बताया कि हर स्तर पर पूरी मेहनत और बारीकी के साथ काम किया जा रहा है और यही वजह है कि रेल मंत्री आज स्पष्ट रूप से ये कहते हुए नजर आए हैं कि बहुत जल्द देश में दौड़ेगी बुलेट ट्रेन और इसके लिए तारीख भी तय कर दी गई है। 15 अगस्त 2027 तक देश की रफ्तार बुलेट ट्रेन की रफ्तार होने वाली है। तो एक अच्छी तस्वीर, एक उन्नत तस्वीर और एक उन्नत उम्मीद के साथ ही जनमत के इस सफर को आज यहीं खत्म करते हैं। लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों का सफर जारी है, इसलिए बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।